अंतराल रहा है, अर्थात 10 वर्ष का जो अंतराल है उसमें कितने लोगों में वृद्धि हुई। तो एक स्थान पर एक निश्चित समय में जो परिवर्तन होता है लोगों की संख्या में, वो जनसंख्या वृद्धि है। तो जनसंख्या जो वृद्धि है, अगर इसके इतिहास की बात करें तो मानव का जो स्वयं का इतिहास है उसी के साथ जनसंख्या वृद्धि का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। अर्थात जिस तरह मानव ने धीरे धीरे अपना विकास किया है कुछ चरणबद्ध रूप से, तो जब से मानव जो प्रागैतिहासिक युग में था, आदिम मानव की जो अवस्था में था, उससे लेकर आज जो आधुनिक मानव है, तो इस क्रम में जो भी परिवर्तन हुए हैं या मानव ने जितने भी विकास किए हैं, तो ऐसे ही जनसंख्या जो वृद्धि का इतिहास है वो भी मानव विकास से ही जुड़ा हुआ है। तो जनसंख्या वृद्धि के इतिहास को समझने के लिए हम इसे मुख्यतः 3 कालों में बांट सकते हैं। पहला है प्रारंभिक ऐतिहासिक काल, दूसरा प्राचीन मध्यकाल जो 1650 ईस्वी तक, और आधुनिक काल 1650 से वर्तमान समय तक। तो इन 3 समय अंतरालों के आधार पर हम जनसंख्या वृद्धि के इतिहास को देखेंगे। पहला है प्रारंभिक ऐतिहासिक काल। तो प्रारंभ में जब मानव का उद्भव हुआ, अब मानव के उद्भव से संबंधित जो विचार थे हमने उनकी चर्चा की थी कि कुछ लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप में मानव की उत्पत्ति को माना, कुछ एक ने एशिया महाद्वीप को मानव की उत्पत्ति का केंद्र माना, लेकिन जो मुख्यतः वर्तमान में सभी मानते हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में ही मानव का उद्भव हुआ था। तो प्रारंभ में जब मानव का उद्भव हुआ, अर्थात जो आधुनिक मानव है होमो सैपियंस, तो आज से लगभग 1,50,000 वर्ष पूर्व जब आधुनिक मानव का जब उद्भव हुआ, तब से लेकर अब तक जो परिवर्तन हुए हैं जनसंख्या में, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि प्रारंभ काल में जब मानव आदिम अवस्था में था तो जनसंख्या बहुत सीमित थी, बहुत कम मात्रा में लोग विश्व के भूभागों पर फैले हुए थे। धीरे धीरे जैसे जैसे मानव ने कई नई तकनीकों का विकास किया, उसी के बाद जनसंख्या में परिवर्तन होने लगा। तो आज से 15,000 वर्ष पहले जो विश्व की जनसंख्या है वो केवल 50 लाख के आसपास थी। तो उस समय मानव बहुत कम थे या जनसंख्या सीमित मात्रा में थी। लेकिन जब कृषि क्रांति, अर्थात जब मानव ने सबसे पहले पशुपालन और कृषि क्रिया की शुरुआत की, तभी से जनसंख्या वृद्धि में अचानक से वृद्धि हुई, अर्थात जनसंख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, क्योंकि मानव एक स्थान पर रहने लगा। क्योंकि कृषि जो क्रिया है उसके कारण मानव ने अपने जो ठिकाने हैं वो स्थायी बना लिए, वहीं खेती करने लगा, पशुपालन करने लगा, तो अनाज भी उत्पादन होने लगा। क्योंकि पहले जो थे वो आदिम अवस्था में तो जंगलों में विचरण करते थे और उन्हीं से अपना जो भी है भोजन ग्रहण करते थे, तो उनको भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही कृषि शुरुआत हुई तब से मानव स्थायी रहने लगा और जनसंख्या में अचानक से बढ़ोतरी हुई। तो सबसे पहले जो जनसंख्या में वृद्धि हुई वो कृषि क्रांति से मानी जाती है, अर्थात कृषि की जब शुरुआत हुई तब से पहली बार जनसंख्या में तेज़ी से इजाफा हुआ। तो इस तरह प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में जो है मानव बहुत सीमित मात्रा में थे और कृषि क्रिया के बाद ही जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई और उसके बाद में जो प्रारंभिक नगर थे उनकी स्थापना हुई। जो भी मिस्र या दजला फरात की जो घाटियां हैं या सिंधु सभ्यता है, वहाँ जो है प्राचीन नगरों की स्थापना हुई और उनमें फिर जनसंख्या बढ़ने लगी। तो पहली बार कृषि की शुरुआत के साथ ही जनसंख्या में वृद्धि देखी गई। इसके बाद प्राचीन और मध्यकाल, तो ईसा से लेकर 1650 तक का जो काल है उसमें जो है जनसंख्या में तेजी आई। जो पहले मानव आदिम अवस्था में रह रहे थे उन्होंने कुछ नई चीज़ों की खोज की, नया आविष्कार किया और धीरे धीरे 16वीं शताब्दी तक विश्व के कुछ भूभागों में जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। इसके बाद जब आधुनिक काल की हम बात करें तो 1650 से अब तक की अगर बात करें
तो इस आधुनिक काल में ही सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि रही है, जिसके पीछे जो सबसे प्रमुख कारण माना गया है वो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। तो जब 1750 में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तेज़ी से उद्योग धंधे बढ़ने लगे, रोज़गार के साधन बढ़ने लगे, और जो कृषि की शुरुआत हुई थी उसके साथ अनाज उत्पादन भी बढ़ने लगा, और धीरे धीरे नगरीकरण होने लगा और जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि होने लगी। तो जो जनसंख्या पहले बहुत सीमित थी वो अचानक से औद्योगिक क्रांति के बाद और भी तेज़ी से बढ़ने लगी, और जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो बहुत अधिक हो गई। तो इस तरह अगर अपन देखें जनसंख्या वृद्धि के इतिहास को, तो दो जो महत्वपूर्ण काल हैं या दो जो महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, जैसे कि एक तो कृषि क्रांति, जब मानव ने कृषि की शुरुआत की तब जनसंख्या में वृद्धि हुई। उसके बाद औद्योगिक क्रांति की जब शुरुआत हुई तब और भी तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, जिसके पीछे मुख्य जो कारण है वो है रोज़गार के साधन है, या जो है भोजन की जो उपलब्धता है वो बढ़ गई, और साथ ही तकनीक के साथ साथ जो है स्वास्थ्य में सुधार हुआ, या जो ऐसी संक्रामक बीमारियां थी जो लाइलाज थी उनका धीरे धीरे तकनीक से या चिकित्सा क्षेत्र में सुधार होने से और भी जनसंख्या वृद्धि हुई, क्योंकि मृत्यु दर में गिरावट आई। तो इस तरह मृत्यु दर में कमी के कारण आधुनिक समय में जनसंख्या में और भी तेज़ी से वृद्धि हो रही है। तो जनसंख्या वृद्धि का जो इतिहास रहा है उसको हम इस सारणी से देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 10,000 वर्ष ईसा पहले 50 लाख ही लोग थे विश्व में, उसके बाद 1 ईस्वी में 2,000 लाख हो गए, फिर 1000 ईस्वी में 3,000 लाख, 1750 में 8,000 लाख, 1850 तक 100 करोड़ अर्थात 1 अरब हो चुके थे। फिर 1930 में 200 करोड़ हो गए, 2 अरब, 1962 के लगभग 300 करोड़, 1975 में 400 करोड़, फिर 1987 में 500 करोड़, 5 अरब जनसंख्या हुई विश्व में, 1999 में 600 करोड़, फिर 2001 में 613 और 2011 में 700 करोड़ जनसंख्या हो गई। और अगर अब की बात करें वर्तमान समय में, तो आज विश्व की जो जनसंख्या है वो लगभग 780 करोड़ से अधिक है। तो इस तरह जनसंख्या जो वृद्धि है वो तीव्र गति से होती गई। सन 1900 के बाद के जो दशक हैं और मुख्यतः 1950 के बाद के जो दशक हैं उसमें तेज़ी से विश्व में, और भारत की बात करें तो भारत में भी 1950 के बाद बहुत तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि होने लगी। आगे हम चर्चा करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि विश्व में जो जनसंख्या वृद्धि है वो पहले बहुत कम थी, अर्थात कृषि की शुरुआत से पहले जनसंख्या बहुत ही सीमित थी। उसके बाद औद्योगिक क्रांति हुई और उसके बाद और भी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी। यहाँ ये देखिए सारणी, यहाँ ये दिखाया गया है कि जो जनसंख्या दुगनी हो रही है उसका जो अंतराल था वो पहले अधिक था, अर्थात पहले अधिक समय में दुगनी होती थी और धीरे धीरे जनसंख्या दुगनी होने का समय कम होता गया। यहाँ देखिए 1800 के आसपास 1 अरब थी, तो सैकड़ों हज़ार साल लग गए। 1 अरब जनसंख्या होने में सैकड़ों हज़ार वर्ष लगे, तब जाकर 1 अरब जनसंख्या हुई। लेकिन 1930 में 2 अरब हो गई, मतलब मात्र 130 वर्षों में ही 1 से 2 अरब हो गई। जो 1 अरब पहले हज़ारों वर्षों में हुई थी वो केवल 130 वर्षों में दुगनी हो गई। 1960 तक तो वो 3 अरब, मतलब और भी 30 वर्ष में ही ये क्या हो गई, दुगनी हो गई। फिर 1974 में 4 अरब, तो 14 वर्ष में ही, इसका मतलब जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने लगी। दुगनी होने का जो समय है वो बहुत कम हो गया। फिर 1987 में 5 अरब, जिसमें 13 वर्ष ही लगे, तो 13 वर्ष में ही डबल हो गई, 4 अरब से 5 अरब हो गई, मतलब 1 अरब और जुड़ गए। फिर 99 में 6 अरब, तो 5 से 6 अरब होने में 12 वर्ष लगे। फिर 2011 में जब 7 अरब हुई, इसमें 12 वर्ष लगे। तो इस तरह प्रारंभ से अगर देखें तो जनसंख्या जो वृद्धि है उसमें तेज़ी से बदलाव हुआ है। जो जनसंख्या पहले धीमी गति से बढ़ रही थी वो 1900 के बाद में धीरे धीरे बहुत ही तेज़ गति से बढ़ने लगी।
तो इस तरह जनसंख्या वृद्धि का जो इतिहास है उससे यह पता चलता है कि कृषि क्रांति से पहले जनसंख्या बहुत कम थी और उसके बाद ही धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। अब जो जनसंख्या वृद्धि है इसका जो मापन है वो कई तरीक़ों से किया जाता है। तो एक तो होती है प्राकृतिक वृद्धि दर। तो जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करने वाले 3 ही मुख्य कारक होते हैं, एक जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा प्रवास या स्थानांतरण। तो प्राकृतिक वृद्धि दर में क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर का आकलन करते हैं, अर्थात कितने जन्म ले रहे हैं और कितनों की मृत्यु हो रही है, उस आधार पे यह आकलन किया जाता है, जिसे प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। वास्तविक वृद्धि दर में जन्म दर और मृत्यु दर के साथ ही जो प्रवासी लोग हैं उनकी गणना भी की जाती है, अर्थात जन्म दर में से मृत्यु दर निकालेंगे और कितने लोग उस स्थान पे आ गए और वहाँ से कितने चले गए। तो अप्रवासी का मतलब किसी स्थान पर आने वाले और उत्प्रवासी का मतलब उस स्थान को छोड़कर जाने वाले। तो किसी भी स्थान की अगर गणना करेंगे, मान लीजिए भारत की बात करें तो भारत में जब वास्तविक वृद्धि दर की बात करेंगे तो जन्म दर में से मृत्यु दर निकाल देंगे और ये देखेंगे कि कितने भारत में आए और कितने यहाँ से दूसरे क्षेत्रों में गए या दूसरे देशों में गए। तो ये वास्तविक वृद्धि दर होती है। एक होता है निरपेक्ष जनसंख्या वृद्धि। तो निरपेक्ष का मतलब अर्थात कुल कितने लोग बढ़े या कुल जनसंख्या कितनी बढ़ी। अर्थात मान लीजिए 2001 में अगर 102 करोड़ लोग थे तो 2011 में 121 करोड़, तो 121 में से 102 को निकाल देंगे तो 19 करोड़ के आसपास। तो इस तरह निरपेक्ष जनसंख्या निकालने के लिए वर्तमान जो जनगणना है, अर्थात वर्तमान वर्ष की जो जनसंख्या है उसमें से पिछली जो जनगणना हुई थी उस समय कितनी जनसंख्या थी उसको निकाल देंगे तो कुल आ जाएगी। मान लीजिए वर्तमान में अगर 140 करोड़ हैं और पहले की अगर अपन निकालें आज से 10 साल पहले की, तो आज से अगर 10 साल पहले की बात करें तो उस समय मान लीजिए 120 करोड़ थे। तो जो वृद्धि हुई कुल वो 140 में से 120 निकाल देंगे तो 20 करोड़ की। तो इस तरह ये निरपेक्ष वृद्धि होती है। इससे ही अगर जनसंख्या को प्रतिशत में व्यक्त करें तो जिसमें एक तो दशकीय वृद्धि दर होती है और एक वार्षिक वृद्धि दर। तो वर्तमान जनसंख्या में से पहले की जनसंख्या निकालेंगे गुणा 100 और पहले की जनसंख्या से विभाजित करेंगे। तो इस तरह ये जनसंख्या को मापने के कुछ तरीके या विधियां हैं। तो निरपेक्ष जनसंख्या में तो कुल जनसंख्या देखते हैं और सापेक्ष में या प्रतिशत में कि इस वर्ष कितने प्रतिशत की दर से जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई या पिछले 10 वर्षों में किस दर से बढ़ोतरी हुई। तो ये कुछ विधियां हैं या कुछ तरीके हैं, मापदंड हैं। अब कुछ ये शब्दावलियाँ हैं जैसे कि जन्म दर का मतलब एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म लेने वालों की संख्या। तो 1000 पर कितने जीवित जन्म हुए। मृत्यु दर एक वर्ष में 1000 पर कितनी मृत्यु हुई। शिशु मृत्यु दर प्रति वर्ष 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु, अर्थात जितने जन्म ले रहे हैं उनमें से एक वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके जो मृत्यु होती है वो शिशु मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर गर्भावस्था, संतानोत्पत्ति या अन्य शिशु जन्मों के कारण होने वाली स्त्रियों की मृत्यु, अर्थात जो महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान या डिलीवरी के समय या अन्य शिशुओं से संबंधित जो महिलाओं की मृत्यु होती है वो इसमें आती है। सामान्य जनन दर का मतलब है कि उत्पादक आयु वर्ग की प्रति 1000 विवाहित स्त्रियों पर जीवित जन्म की संख्या। तो सामान्य आयु जो वर्ग है अर्थात जो सामान्य जनन दर है, उत्पादक आयु का मतलब 15 से 49 वर्ष की महिलाएं जिन्हें उत्पादक माना गया, अर्थात इनमें गर्भ धारण करने की क्षमता होती है और ये लगभग 49 वर्ष तक अर्थात 15 साल से लेकर 49 साल की जो महिला है इसमें जनन दर क्षमता होती है। तो अपने इस औसत समय में 15 से 49 वर्ष की आयु में एक महिला कितने जीवित बच्चों को जन्म देती है वो सामान्य जनन दर कहलाती है। धन्यवाद।